गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और इसी चैनल के जरिए अब मैं आपकी तैयारी करने वाला हूं बहुवैकल्पिक प्रश्नों की, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। और आपको बहुत बताना जरूरी समझता हूं कि आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो रहते हैं वो केवल संख्या रहती है, केवल संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। और 15 नंबर अगर आपको हासिल करने हैं तो आपको देखना होगा या सब्सक्राइब करना होगा मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो आज जिस अध्याय को मैं लेने जा रहा हूँ उस अध्याय का नाम है औपनिवेशिक शहर। 12वां अध्याय है, कॉलोनियल टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो शहर जो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में स्थापित किए थे, जिनका महत्व आज भी उतना ही है। वो कौन है? आज के 4 महानगरों में से 3 महानगर की चर्चा इसी लेसन में होती है और वो है मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा, उत्तर देने के लिए तैयार। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन था? कौन सा था प्रथम हिल स्टेशन? कौन सा था? दार्जिलिंग, नैनीताल, शिमला या मनाली? मनाली तो हो नहीं सकता भाई, इन तीनों में से ही था और थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। याद रखना 1864 इसमें सर जॉन लॉरेंस के द्वारा से स्थापित किया गया था। और अगर मानचित्र में देखना चाहें तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये रहा। और अगर आप देखेंगे नैनीताल को, तो नैनीताल हमारा पड़ोसी राज्य जिसका नाम है फटाफट बताइए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में लगभग इस स्थिति में ही आपका नैनीताल पड़ता है। और दार्जिलिंग आपका जो है ये वेस्ट बंगाल है, इसके सबसे टॉप के ऊपर पूर्व नहीं उत्तर की दिशा में सिक्किम से क्योंकि छीना गया था इसको अंग्रेजों ने जो है, तो उस समय ये दार्जिलिंग जो तीसरा जो है वो शहर, कैसा शहर जो पर्वतीय स्थल था। और दूसरा प्रश्न रहा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो युद्ध जिसके बाद अंग्रेज जो है वास्तविक तौर पर जो है वो एक कंपनी से क्या बन गई थी, एक राजनीतिक संस्था बन गई थी। और सही उत्तर आपको बताना, तो सही उत्तर क्या होगा भाई? 23 जून 1757 ईस्वी का वो दिन था जब रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वहाँ के शासक, बंगाल के शासक जिसका नाम था सिराजुद्दौला को हरा दिया था। लेकिन धोखा था, उसका जो सेनानायक था जिसका नाम था मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, कंपनी की तरफ से लड़ा था, उसके साथ मिल गया था इसलिए कि वो राजा बनेगा। और ऐसा हुआ, उसको राजा बना दिया गया। लेकिन भाई फिर क्या हुआ, उसको लगा कि ये तो बहुत भारी भूल हो गई, लेकिन फिर उसको उतार को मीर कासिम बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम भी जो है उसके उनके गुलाम नहीं बन सका, इसलिए 1764, याद रखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, यह सही डेट थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक और युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है जो मीर कासिम था और साथ में उसका साथ दे रहा था सुजाउद्दौला और शाह आलम जो उस समय भारतवर्ष का जो है वो मुगल शासक था। इन तीनों की सेनाओं को जो है फिर से अंग्रेजों ने हराया। और इस प्रकार से अब वहां पर द्वैध शासन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वैध शासन, दोहरा शासन जो लागू हुआ। कैसे? क्योंकि मीर जाफर को फिर से दे दिया गया। मीर जाफर को कहा तू शासक है, लेकिन भाई वहां की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल गई थी। दीवानी क्या होती है कि भाई अब राजस्व जो मलाई है वो हम खाएंगे, मतलब राजस्व, भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया और उनके पास धन आ गया। धन से उन्होंने सेना तैयार करी और भारतवर्ष के ऊपर शासन करने का जो सिलसिला वो प्रारंभ हो गया, बक्सर की लड़ाई। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों लड़ाइयां, प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई। अब तीसरा प्रश्न ये रहा, तीसरा प्रश्न चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। गेटवे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में है इंडिया गेट, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? भाई ये है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण हुआ 1911, 14, 16 या 20। सही उत्तर है 1911। 1911 ईस्वी में क्या था आपको याद होगा, उस समय जो है इंग्लैंड के जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ जो है वो भारतवर्ष आया था और उनके स्वागत के लिए ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। लेकिन मान लेना ये इस तरह से नहीं था, कंक्रीट के तौर पर नहीं था, इसका मॉडल, लकड़ी का मॉडल जो है स्थापित किया गया था 11 में। लेकिन इसके बारे में और तथ्य मैं आगे बताऊंगा। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ है ये बताना है आपको। कहाँ? दिल्ली, मुंबई, मद्रास या कलकत्ता? सही उत्तर है मुंबई में बनाया गया था 1911 ईस्वी में। लेकिन सही तौर पर कंक्रीट का निर्माण जो है मॉडल को हटाकर 31 मार्च 1913 दिसंबर से 1924 के बीच में इसको बनाया गया और लगभग ये 85 फीट जो है ऊंचा है। क्लियर हो गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और ये प्रथम रेलवे लाइन के बारे में भी रोचक तथ्य बताऊंगा। 1830, 1520, 1853 या 1722? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, उस समय 1853 ईस्वी में चली थी और थी मुंबई से थाना तक। याद रखिए मुंबई से थाना लगभग 34 किलोमीटर की ये दूरी थी और लगभग 1.25 घंटे में ये दूरी तय की गई थी और लगभग 3
इंजन जो है इसको खींचने वाले थे। और अगर बात करूं डिब्बे की तो 14 डिब्बे थे और 400 यात्री इसमें जो सफ़र कर रही थी। तो बड़ा ये बात थी कि भारतवर्ष में प्रथम जो है रेल चली थी। लेकिन सही डेट अगर इसकी पूछी जाए तो वो थी 16 अप्रैल 1853 इसको, 16 अप्रैल 1853। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा छठा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? बता चुका हूं, अब आपको सिर्फ बताना है। ये थे वो दो शख्स, नाम है लॉर्ड डलहौजी गांधी जी, लॉर्ड विलियम लॉर्ड या जॉर्ज पंचम। सही उत्तर है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए थे और उन्हें व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? पांडिचेरी, मुंबई, गोवा या मद्रास? सही उत्तर है पांडिचेरी, द राइट आंसर। और देखना चाहे तो पांडिचेरी ये रहा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अगला आया क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहां बनाया गया था? पहला किला अपनी बस्ती जो उन्होंने स्थापित करी थी, पहली कहां स्थापित कर उसकी किलाबंदी की थी, उसको कहा गया, उस किले को कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से उसको जाना जाता है। पांडिचेरी, गोवा, मद्रास या मुंबई? सही उत्तर है मद्रास, याद रखना मद्रास में। और उसके चित्र ये रहा है। अगला क्वेश्चन रहा, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? पहली सूती मिल जहां कपड़ा मशीनों के द्वारा बनाया जाता आधुनिक तरीके से, और यह स्थापित हुई थी आपकी पांडिचेरी, गोवा, मद्रास या बंबई? सही उत्तर है बंबई। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? प्रथम पुर्तगाली जिसने भारतवर्ष की खोज करी थी, ये तो आपको आता ही है, कोलंबस, वास्को डी गामा, रियो डी, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है कोलंबस। इसका चित्र ये रहा। और मैं बता दूं वास्को डी गामा कहां से आया था? ये पुर्तगाल से चला था और ये केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर जो इस जगह के ऊपर पहुंचा था कई महीनों की यात्रा के बाद। सोचिए इतने और उस समय किश्तियां किस तरह की लकड़ी की बनती थी। सोचिए वो लोग यहां पहुंच गए तो भाई साहस कुछ भी करवा सकता है। पीछे ना हटे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वास्को डी गामा से जरूर सीखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है? शैलियों का पता भी आपको होना चाहिए, किस शैली में बना है। देखिए, नवशास्त्रीय शैली, नवगौतिक शैली, इंडो सारासनिक शैली, यानी में से कोई। सही उत्तर है इंडो सारासनिक शैली, जो मिश्रित शैली थी, जो हिंदुस्तानी और अंग्रेजों की शैली का जो है मिश्रण थी, उसके द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर, ये तीनों शहरों में से एक था, आपको बताना है। कोलकाता, शिमला, गोवा, मुंबई। सही उत्तर है मुंबई। 7 द्वीपों को जोड़कर ये पूरा मुंबई जो है बनता है। और इसका जो कार्य जो था वो लगभग 1784 ईस्वी में इसको जोड़ने का कार्य जो है वो किया था। अब 7 में से मेरे को पूरे तो नहीं आता, लेकिन इसमें मुंबई के अलावा जो है वो कोलाबा भी आता है, माहिम भी आता है, वर्ली भी आता है। इस तरह से 7 द्वीप जो है को मिलाकर जो बंबई बनता है। क्लियर हो गया। अगला आता है 13वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले बसे थे। एजेंट कहां बसे होंगे? जहां पर पहली बस्ती जो स्थापित थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। क्या आपको बताना है? मानचित्र के जरिए ये लगभग यहां थी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। तमिलनाडु, यह है दिल्ली, मुंबई, मद्रास या कोलकाता? सही उत्तर है मद्रास। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, जिसे आज क्या कहा जाता है? चेन्नई। क्लियर हो गया सबको? यस। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? जहां केवल अंग्रेज ही बसते थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है अंग्रेजों को डर हो गया था, भय हो गया था, और इसलिए अब अंग्रेजों के लिए अलग बस्तियां जो स्थापित की थी, जहां पर अंग्रेज के जो सैनिक हमेशा चौकसी रखते थे। और इनको कहा जाता था कस्बा, सिविल लाइन्स, गंज या व्हाइट टाउन। इनको कहा जाता था सिविल लाइन्स, कहा जाता था सिविल लाइन्स। अगला क्वेश्चन ये रहा, 15वां किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जगह के ऊपर हाई कोर्ट की स्थापना, और ये किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन लॉरेंस या जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी या फिर जो है कैनिंग? सही उत्तर है जॉन लॉरेंस के शासनकाल में जो है ये 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? किसके द्वारा बनाए गए थे? सारा 35, 38, 55 या 66? सही उत्तर है 1865 का जो है 35 का जो एक्ट आया था। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे का जो है भी मैं बता देता हूं। और ये थे वो पिक्चर, अगर आपको याद होगा किसकी पिक्चर है ये, किसके द्वारा जो है वो अंग्रेजी माध्यम जो है ये है मैकाले, सर जॉन मैकाले। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अब ये ठान लिया था कि अब भारतीयों को कुछ एजुकेशन के मामले में जो है पैसा खर्च किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, स्कूलों के ऊपर खर्च किया जाएगा, लेकिन शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी? वो है अंग्रेजी माध्यम। और इसका अंग्रेजी माध्यम की वकालत किसने करी थी? ये मैकाले जो थे, ये कानूनी सलाहकार उस समय थे, इन्होंने दी थी। ठीक है, तो बड़ी बात जो उस समय ये थी कि ये स्थापित किया था। हो गया जी। अब चलता है अगला क्वेश्चन, और वो है कोलकाता में अंग्रेजों के किले बंदोबस्ती का क्या नाम था? जिस प्रकार से मद्रास में किया गया उसी प्रकार कोलकाता में किया गया, लेकिन नाम आपको बताना है।
फोर्ट सेंट जॉर्ज ये हो चुका है जो मद्रास में है, फोर्ट सेंट डेविड नहीं था, और फोर्ट विलियम बिल्कुल सही था, फोर्ट विलियम जो है के नाम से जाना जाता है कोलकाता में। और आजकल अगर देखना तो वहाँ पर इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग उसी के अंदर जो है बनी है, जिसको कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल, जो अभी जो है भारतीय सेना के जो है अधिकार क्षेत्र में ये सारी बिल्डिंग जो है आती हैं। फिर आता है 18वां क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। पहले अंग्रेजों ने राजधानी जिसे बनाया था वो था कोलकाता, लेकिन फिर दिल्ली बना दिया गया, लेकिन कोलकाता कब तक रहा ये आपको बताना है। तो ये है आपका कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर, और अब दिल्ली उस समय बना दिया गया, लेकिन कौन सा समय था, 1911, 1914, 1916 और 1920। और उस समय मैं बता दूं लॉर्ड पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम जो है वो भारतवर्ष आए हुए थे, तो वही दशक था जब जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, और वो था 1911 में। बिल्कुल सही कहा, 1911। 19वां प्रश्न ये रहा, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर से भारतवर्ष की जो सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी, आपको याद होगा गंगा जब निकलती है चलती है तो गंगा नदी आगे जाकर जो है पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास जो है, मुर्शिदाबाद के पास 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा जो है वेस्ट बंगाल से होती हुई जो चले जाती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, और एक जो है चले जाती है कहाँ, दूसरे देश जो हमारा पड़ोसी देश है जब बांग्लादेश में चले जाती है, और उसको पद्मा कहा जाता है और इस यहाँ पर हुगली कहा जाता है। तो आपको उत्तर बताना है सही कि कलकत्ता कहाँ बसा है। आप देख सकते हैं मानचित्र में, गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, हुगली। भाई सही उत्तर है हुगली नदी, बिल्कुल सही कहा हुगली नदी। और हुगली नदी एक और ऐतिहासिक चीज के लिए जानी जाती है और वह हावड़ा ब्रिज। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा गया। 3 शहरों में से एक ऐसा शहर था जिसे सरताज कहा जाता था, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ आर्थिक दृष्टि से जो है इसे सरताज कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो रेवेन्यू था वहीं से ही प्राप्त होता था सरकार को। बम्बई, मद्रास, कोलकाता, हैदराबाद। सही उत्तर है बम्बई, और इसके पीछे का कारण भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं, सरताज क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, ये जो है मुंबई जहां गेटवे ऑफ इंडिया भी बना है। चलिए बात करते हैं चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। चौल इमारतें क्यों बनाई गई थी कि एक ऐसा शहर था जहां पर जो लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है वो लोग आ रहे थे, और उनको बसाने का कार्य जो अंग्रेजों ने करना था, तो उनके लिए चौल इमारतें इस तरह से स्थापित की गई थी। एक आवासीय ये होती थी, बहुमंजिला होती थी, एक कमरा सामने, उसके पीछे जो किचन है, और इस प्रकार से जो है यहाँ सामने बरामदा है, और इसलिए ये लोग जो है इन घरों में रहते थे जिन्हें चौल इमारतें कहा जाता था। तो ये किस शहर में बसाई गई थी, ये बम्बई, मद्रास, कोलकाता और हैदराबाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन बम्बई में सबसे ज़्यादा पहले और हुआ था, तो बम्बई में ये चौल इमारतें स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोल दी गई थी। यही स्वेज नहर, इसी की चर्चा सबसे पहले करते हैं। स्वेज नहर कैसे कहाँ से बनाई गई है, ये भारतवर्ष में तो है नहीं। देखिए जब लंदन से जो है अंग्रेज जो आए, वास्को डी गामा जिसे मार्ग को खोजा था, उसी मार्ग से होते हुए ये भारतवर्ष में पहुंचे थे, ठीक है, अंग्रेज लोग। अब इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने देखा ये तो कई महीने लग जाते, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से देखेंगे ये भी एक समुद्र है जिसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी, और यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पर जो अरब सागर पड़ता है, अरब सागर से चले जाता है लाल सागर, यहाँ तक केवल मात्र 120 किलोमीटर का जो इलाका है वो जमीनी है, और ये जो इलाका आता था ये आता था मिस्र में, ठीक है, मिस्र में। तो मिस्र भी इन्हीं के पास था, उपनिवेश वो भी उन्हीं का था, अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर एक नहर जो है बनाई, जिसे जो है वो 1869 ईस्वी में जो है खोल दिया गया था। ये थी स्वेज नहर। क्या नाम था इसका, स्वेज नहर। क्या नाम था, स्वेज नहर। और इससे का उनका जो रास्ता था वो आधा हो गया था, लगभग आधा हो गया था भारतवर्ष में पहुंचने के लिए। तो इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित हुई स्वेज नहर। तो सही उत्तर क्या है, 1869 ईस्वी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा इसी रास्ते से होकर आए थे, और वास्को डी गामा भारतवर्ष कब पहुंचे थे ये आपको बताना है। 20 मई 1898 इसमें, 10 मई 1898, 27 मई 1498 और 17 मई 1499 इसमें। सही डेट से है 20 मई 1498 ईस्वी को जो वास्को डी गामा जो हो भारतवर्ष की यात्रा करके यहाँ कालीकट में, यहाँ पर जो है केरला में कालीकट का नामिक जगह के ऊपर पहुंचा था। बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, भारतवर्ष की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने उससे पहले भी जिन्होंने अमेरिका की खोज करी थी, कोलंबस, वो भी इसी भारत की खोज में निकला। तो सोचिए आज हिंदुस्तान से जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। और उस समय प्राचीन समय में ही भारत जो है वो सभी का केंद्र रहा था। भारतवर्ष जाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो सोने की चिड़िया था भाई।
वहाँ के लोगों ने इसे जो है ऐसा देश बनाया जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे आगे और व्यापार के क्षेत्र में भी सबसे आगे। तो आज भी वो चीज़ हो सकती है, क्यों आप बाहर जाएं, आप इसी देश को सबसे बड़ा देश बनाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। 24वां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिए इस तरह का लोगो था, समझ गए होंगे आप, और ये था कब हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एक ऐसी कंपनी जिसे भारत के साथ व्यापार करने का जो है प्रमाण पत्र दिया गया था। तो ये कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक बात है इसकी। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है कब अधिकार किया था, ये जान लेते हैं। देखिए गोवा ये है मुंबई से नीचे की तरफ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीचों बीच में। तो आप देखेंगे कर्नाटका के बीच में। अब आता है 1511, 1512 या 1510 या 1508, सही डेट है भाई 1510 ईस्वी में जो है, जब वास्को डी गामा भारतवर्ष में लगभग 12 वर्ष के बाद ही उन्होंने गोवा के ऊपर अधिकार किया 1510। और ये जो अधिकार था ये 1961 तक चलता रहा। 1961 बड़ी भारी इंपॉर्टेंट डेट है 1961। सोचिए जरा 1961 कितने वर्षों तक, लगभग 451 साल तक जो है यहाँ पर पुर्तगाल का सहारा। हम आज़ाद कब हो गए? 47 में। सोचिए 47 के बाद भी हम आज़ाद नहीं हो पाए, और 61 में जाकर जो आज़ाद हो पाया ये गोवा। क्यों नहीं कर पाए भाई? क्योंकि पुर्तगालियों के पास जो गोवा था, और पुर्तगाली जो थे वो अभी का जो 20 हो रहा ना क्या सम्मेलन भारतवर्ष में G20 का था, उसी का ही सदस्य देश था, और इसलिए भारतवर्ष को डर था कहीं जो है वो युद्ध न छिड़ जाए, इसलिए जो है गोवा को लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। तो गोवा के जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अब उनको पता लगने लगा था कि हम केवल भारतवर्ष में रहकर लोगों के जो पुर्तगाली है विदेशों के हाथ में रहकर जो है कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो वहाँ के जो हम ये कहें कि आज़ादी दिलाने में जिसका नाम आता है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। याद रखना, उन्होंने लोगों के बीच में अलख जगाया आज़ाद होने का, और ये जाकर 1961 में सपना पूरा हो सका, और इस प्रकार से गोवा को आज़ादी मिली 1961 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 26वां अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? इंपॉर्टेंट, जनगणना का आरंभ सबसे प्रथम अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था, लेकिन वो समय था 1872 ईस्वी का। याद रखना 1872 ईस्वी में पहली जनगणना भारतवर्ष में शुरू की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 72, 78, 88 या 66 सही उत्तर है 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन प्रथम 10 साल का मतलब कि हर 10 साल में जो है वो आपकी जनगणना करवाई जाएगी। तो ये अब तक जो है विद्यमान है भारतवर्ष में, अभी जो है 21 में हुई है, उसके बाद 31 में होगी। तो ये कब प्रारंभ हुई थी भारतवर्ष में? आपकी डेट्स हैं 77, 79, 81 और 60। सही उत्तर है 1881 ईस्वी में। याद रखना 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है इसी तरह से जो है इसका प्रारंभ किया गया था। और करने वाले में देखिए मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मियो जो है ये चित्र में आ रहे हैं, इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है वो 1872 ईस्वी में करवाई गई थी, लेकिन 1871 ईस्वी में डॉक्टर जो लॉर्ड रिपन थे, वाइस जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा जो है 1881 ईस्वी में जो है वो प्रथम जो है वो 10 साल जनगणना करवाई गई थी। फिर आता है 29वां प्रश्न, निम्नलिखित से कौन से मुगलों की राजधानियां? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। दिल्ली, आगरा, लाहौर, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे राजधानियां जो है मुगलकालीन रही हैं। और इसका इतिहास में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आगरा ही पहली राजधानी जो है रही थी। किसकी? जब किसने किया था? सबसे पहले जो है मुगलों का जो पहला शासक था जिसका नाम था बाबर, उसने मुगलों की स्थापना जो है वो भारतवर्ष में करी थी। तो 1526, याद रखना 1526 से लेकर 71 तक, तो लगभग 45 वर्षों तक आगरा जो है वो राजधानी बनी रही। और अकबर जो है ऐसा शासक था जिसने राजधानियां 3 बार बदली। उसने आगरा से कर दी पहले कहाँ, याद होगा आपको, फतेहपुर सिकरी। 14 वर्ष तक लगभग जो है ये रही फतेहपुर, 85 तक जो है फतेहपुर सिकरी रही। और उसके पश्चात वह लाहौर बन गई। लाहौर को जो है 1585 लेकर 98 तक जो है वो लगभग 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक जो है राजधानी बनाया गया। और उसके बाद यही लाहौर से फिर से जो है आगरा को स्थापित किया गया। और आगरा के बाद जो है फिर से जो है दिल्ली को, अगर शाहजहां के शासनकाल में जो है दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से ये स्थापित की गई। 1648 लेकर 1857 तक जो है दिल्ली। तो इस प्रकार से ये सारी राजधानियां जो है रही हैं। आगे आता है देहाती क्षेत्र में स्थित छोटा नगर कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
छोटे नगर को क्या कहा जाता है? गंज, कस्बा, ब्लैक टाउन या व्हाइट टाउन? उसको कहा जाता है कस्बा। सही उत्तर है कस्बा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, कोलकाता, शिमला, गोवा या मुंबई? सही उत्तर है गोवा, जो खूबसूरत बीच के लिए जो है वो जाना जाता है। आज लोग सैलानी जो है इसी की बीच और इसके साथ बसे हुए जो होटल है खूबसूरत, उनको देखने के लिए या रहने के लिए जो है, या हम ये कहें एक और चीज़ है कि अंग्रेज लोग, माना जाता है कि वहाँ उनकी जो धरती में है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए इससे उस गर्मी को पाने के लिए जो है वो सन बाथ में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि उससे हड्डियाँ जो मजबूत रहती है, इसलिए वो यहाँ बीच पर आते हैं हर साल। तो ये 31वां क्वेश्चन। 32वां, उत्तर भारत में नगरों का प्रधान पुलिस अधिकारी कहलाता था? यस, क्या कहलाता था? नगरपाल, नगर अध्यक्ष, कोतवाल, इनमें से कोई नहीं। सही है उत्तर है कोतवाल, जिसके बहुत सारे कार्य जो है वो रहते थे। जमशेदपुर किसके लिए विख्यात था? किसी व्यक्ति के नाम पर जो 1919 में इसका नाम जो है जमशेदपुर रख दिया गया था, लेकिन सूती उद्योगों के लिए, तांबा उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, मछली उद्योग के लिए। तो ये सही उत्तर है, इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। और अगर जब भी बात आती है इस्पात उद्योग स्थापित करने का कार्य जो किया था जमशेद जी टाटा, देखिए टाटा कंपनी, जिसके जो फाउंडर जमशेद जी टाटा, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा और आपको प्राउड फील होगा कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। डचों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? कोलकाता, मद्रास, पणजी या मछलीपट्टनम? सही उत्तर है मछलीपट्टनम, और ये रहा मछलीपट्टनम। अगला आता है कि अंग्रेजों के दृष्टिकोण में काले शहर किसके प्रतीक है? काले शहर कौन रहते थे इन काले शहरों में? ये भी आपको मालूम है? अरे व्हाइट शहर, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन पढ़ा है आपने और मैंने समझाया है। मानचित्र में देखेंगे, जिन शहरों की किलाबंदी की जाती, जहां केवल अंग्रेज रहते थे, उनको कहा जाता व्हाइट टाउन, और जहां पर यस भारतीय रहते थे, उनको कहा जाता था काले शहर। और ये किसके लिए थे? अराजकता, गंदगी, बीमारी, सभी क्या जो है केंद्र माना जाता था। उस समय लोग जो है आपस में लड़ते थे, गंदगी बहुत, यहाँ से साफ सुथरे नहीं थे। यहाँ जो रहते थे व्हाइट टाउन में, उनके लिए जो है लग्जरियस बड़े बड़े जो है महल स्थापित थे, उसमें बागान भी थे, उसमें ही चर्च भी थे, उसमें ही बड़े बड़े घास के मैदान भी थे, और खेलने के लिए जो है वो गोल्फ ग्राउंड थे। तो इस प्रकार से इनमें और इनमें दिन रात का फर्क था। तो 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब इम्पोर्टेंट है कि हम ये जान जाएं कि ये बिल्डिंग क्या है। ये आपसे सब्जेक्ट से नहीं, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो ऐतिहासिक इमारत है कहाँ है। तो मैं बता दूं, ये हिमाचल प्रदेश में है और राजधानी शिमला में है। लेकिन इसका ऐतिहासिक थोड़ा सा बताओ, इसको वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता था 1947 से पहले, जब हम आज़ाद नहीं थे। लेकिन उसके बाद इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाने लगा। लेकिन एक थोड़ी सी ऐतिहासिक और चीज़ें, दो चीज़ें मैं बता दूं कि लॉर्ड डफरिन ने इसको बनाया था। लॉर्ड डफरिन ने जो है 1880 से लेकर 87 या उसी समय इसको निर्मित किया था, और 1888 ईस्वी में बनकर तैयार होकर ये लॉर्ड डफरिन का जो है निवास स्थान बन गया था। ठीक है, उसके पश्चात जो है 47 तक जो है ये वायसराय लॉज जो है रहा। फिर राष्ट्रपति भवन बन गया, और पहले राष्ट्रपति के बाद दूसरे राष्ट्रपति, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हुए, दूसरे हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बहुत बड़े शिक्षक भी हुए, जिनके जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के तौर मनाया जाता है। उन्होंने देखा कि जब वो शिमला में रहे तो कुछ ही दिन रहे थे, और बाकी दिनों में ये यहाँ का जो खर्चा था उतना ही बना रहा, और इसका फायदा कुछ नहीं रहा। तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्र को जो है, क्षेत्र को नहीं, इस बिल्डिंग को जो है वो एजुकेशन विभाग को दे दिया था। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया था, और यहाँ पर बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर आकर जो है अपनी रिसर्च को करते थे। और आज भी इसे जो है क्या कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है ये 64 में जो है दे दिया गया था इस बिल्डिंग को, इसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्टीट्यूट जो है एडवांस स्टडी खोल दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि थी भारतवर्ष के उन विद्वानों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपनी अध्ययन जो है उच्च स्तर पर ले जाना चाहते थे। तो कभी जाइएगा और देखिएगा क्या खूबसूरत जो बिल्डिंग उस समय बनाई गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मेरे द्वारा बनाए वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और लाइक भी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।